हेलो फ्रेंड्स, मैं शेखर सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी हब पर। और आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और आज के दिन को आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। देखिए, तूफान आया हुआ है तो सब लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें। हालांकि ऑलरेडी सब लोग लॉकडाउन की वजह से अपने घरों में ही होंगे, बट फिर भी अगर आप लोगों को ज़रूरी काम से निकलना है तो भी सुरक्षित रहें। और आज का दिन काफ़ी सुहाना रहा है। आई होप आप लोगों ने इस दिन का पूरा एंजॉयमेंट लिया होगा। अब आज के सेशन की बात करते हैं। अभी तक हम लोगों ने लगभग आधी एशियंट हिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। लगभग उसमें क्या है, जैसे कि वैदिक सभ्यता, सिंधु सभ्यता और प्राचीन इतिहास के बारे में हम लोगों ने अभी तक कवर कर लिया है। और हम लोगों ने महाजनपद के बारे में भी पढ़ लिया था। महाजनपद में कौन कौन से वंश थे उनकी भी हमने जानकारी ले ली। अब इस टोटल जितने टॉपिक हैं चारों, इन पे एक कंप्लीट क्विज आज के सेशन में हम लोग देखेंगे। तो आज के सुहाने मौसम के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं इस क्विज की। तो एक एक करके आप लोग जो है अपनी कॉपी उठाइए और क्विज का आंसर अपनी कॉपी पे नोट करते जाइए और लास्ट में मैच करके बताइएगा कि आपके आंसर कितने भी सही रहे हैं। और देखिए, पुरानी भी क्विज जो पड़ी हुई है अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं दी हैं तो उनको भी देख लीजिएगा, क्योंकि वो भी आपके लिए बेनिफिट रहेंगी। इसमें सारे वो क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं या जिनका आने की उम्मीद है। इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। सबसे पुरानी भारतीय दवा आयुर्वेद का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो आयुर्वेद की बात हो रही है, ठीक है। तो आयुर्वेद की बात करेंगे तो आंसर हमारा होगा ऋग्वेद। पर एक चीज़ इसमें ये समझने वाली बात होगी कि आंसर आपका ऋग्वेद ना होकर क्या होगा, अथर्ववेद। इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि सुश्रुत के अनुसार क्या है, ये माना गया है आयुर्वेद किसका हिस्सा है, अथर्ववेद का। तो ऋग्वेद आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। एग्जाम में भी आंसर किसे सही माना गया है, अथर्ववेद को, तो आपको कौन सा टिक करना है, अथर्ववेद। वैसे तो ये उपवेद है किसका, ऋग्वेद का। आयुर्वेदिक ऋग्वेद का उपवेद है। पर सुश्रुत का मानना क्या था, जो ये है आयुर्वेद, वो किसका भाग है, अथर्ववेद का। बाकी सबके उपवेदों की चर्चा कर लेते हैं। यजुर्वेद का उपवेद क्या है, धनुर्वेद। सामवेद का क्या है, गंधर्ववेद। और अथर्ववेद का क्या है, शिल्प वेद। हर वेद का एक एक उपवेद होता है, तो ये चार हैं। क्योंकि ऋग्वेद का आयुर्वेद है, आंसर ऋग्वेद होना चाहिए था, नो डाउट। बट चूंकि सुश्रुत का मानना है कि आयुर्वेद किसका है, हिस्सा है, अथर्ववेद का ही है। और एग्जाम्स जो एसएससी मानता है वो भी अथर्ववेद को मानता है, या और बुक्स वो भी अथर्ववेद को फॉलो करती हैं। तो हम लोग का सही आंसर इसका क्या होगा, अथर्ववेद। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल से संबंधित है? तो ऐतिहासिक युग, पुरा ऐतिहासिक युग, परा ऐतिहासिक युग, आदि ऐतिहासिक युग। तो ये क्या होता है, हिस्टोरिक, प्री हिस्टोरिक और प्रो हिस्टोरिक। प्रो ही कहते हैं इसको, तो आप लोग इस चीज़ को चेक कर लीजिएगा। और आदि ऐतिहासिक जो कि उसके बाद का समय, ठीक। तो आदि ऐतिहासिक युग में आपकी कौन सी आएगी, सिंधु सभ्यता। इसका सही आंसर क्या होगा, आदि ऐतिहासिक युग, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। पूरा वैदिक काल में कितने भगवान आर्यों द्वारा पूजित थे? 3, 12, 24 या 33? तो देखिए, हम लोग आज जैसे नहीं कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता, ठीक है, 33 करोड़ देवी देवता। देखिए वहाँ पे जो लिखा गया है वो क्या लिखा गया है, 33 कोटि, ठीक है। संस्कृत में कोटि लिखा गया है, और कोटि का अनुवाद जनरल तौर पे क्या ले लिया गया, करोड़। जबकि 33 कोटि का मतलब होता है क्या, प्रकार। अगर संस्कृत में हम लोग पढ़ेंगे तो क्या होगा, प्रकार। जबकि कोटि का अर्थ क्या लिया गया है यहाँ पे, करोड़। तो इसलिए भ्रांति फैल गई कि 33 करोड़ देवी देवता होते हैं, जबकि 33 प्रकार के देवी देवता होते थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 33, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एपिग्राफी क्या है, ठीक है। तो एपिग्राफी, अब आप लोग हो सकता है सोचें कि इंग्लिश का क्वेश्चन हिस्ट्री में क्या। तो देखिए, हिस्ट्री से रिलेटेड है। शिला लेखों में प्रयुक्त प्राचीन लेख को क्या कहते हैं, एपिग्राफी, ठीक है।
कोई जैसे आपको शिलालेख, जैसे अशोक का शिलालेख मिला, तो उस पर जो भी चीज़ें लिखी हैं, मान लीजिए ब्राह्मी लिपि में लिखी थी या किसी भी खरोष्ठी या कोई और लिपि में लिखी हैं, तो उनको जो लिखने की कला है या जो चीज़ लिखी होती है उसे क्या कहते हैं? एपिग्राफी। ठीक है, किसी शिलालेख पे लिखने को क्या कहते हैं? एपिग्राफी। सिक्कों का अध्ययन क्या है, शिलालेखों का अध्ययन क्या है, और भूतकाल के पदार्थों का अध्ययन क्या है, ये आप लोग बताइएगा। हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है इस हिस्ट्री से रिलेटेड, बट आप लोग बताइएगा, अच्छा रहेगा फॉर नॉलेज। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो देखिए, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत क्या नहाने की जगह है, जिसे कहते हैं द ग्रेट बाथ। इसके साइज की बात करें तो कितना है? 11.88 गुड़े 7.21 इंटू 2.08, नियरली इतना है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करते हैं ग्रीनरी की, तो ये समथिंग है 45 इंटू 17, नियर बाई ये। और बाकी सभा भवन, आयताकार भवन, तो इसकी कोई चर्चा मैंने पिछली क्लास में भी नहीं की थी, तो इनको तो छोड़ दीजिए। अब आपके पास दो ऑप्शन हैं, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों को ध्यान होगा, तो सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? अन्नागार। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय, इसे एक और क्वेश्चन बनता है, जो नहाने की जगह थी द ग्रेट बाथ, इसके पास जो भवन था, ठीक है, वो कितने खंभों पे टिका था? तो उसका आंसर क्या था? 30। एक बार क्वेश्चन वो जाके रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले खेती कहाँ की गई? तो देखिए, मेहरगढ़ नामक जो स्थान है, यहाँ पर सबसे पहले खेती के साक्ष्य मिले। तो ये कहाँ पे है? वर्तमान में पाकिस्तान में। उसमें पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा होता था। ठीक है, तो इसीलिए भारतीय उपमहाद्वीप कहा गया। और पाकिस्तान में भी कहाँ वर्तमान में? बलूचिस्तान नामक जगह। ठीक है, यहाँ से हमें क्या है? जौ उगाने के साक्ष्य मिले हैं। बाकी अगर बात करते हैं चावल के, तो कोल्डी हवा, ठीक है, इस जगह पर क्या है? पहली बार चावल उगाने के निशान मिले हैं। ये कहाँ पे है? बेलन घाटी। और बेलन घाटी की बात करें, बेलन घाटी कहाँ है? तो कह सकते हैं इलाहाबाद। बेलन घाटी का जिक्र इसलिए आना जरूरी होता है क्योंकि क्वेश्चन या तो कोल्डी हवा को देंगे, या बेलन घाटी, या इलाहाबाद क्वेश्चन में आपको देंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। मानव आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन किस वैदिक साहित्य का विश्वास है? तो ये है उपनिषद का। ठीक है, किसका है? उपनिषद का। उपनिषद का आप लोग अर्थ जान लीजिए, क्या होता है? पास बैठना या समीप बैठना। ठीक है, अगर शिक्षा समीप बैठकर दी जाती है उसे क्या कहते हैं? उपनिषद। ब्राह्मण क्या होते थे? देखिए, ब्राह्मण वो थे वेदों का गद्य रूप में सारांश। ठीक है, गद्य रूप में सारांश, उन्हें ब्राह्मण कहते थे। ठीक है, ये कोई मनुष्य नहीं है, ये क्या है? ये बुक्स टाइप की थी, ग्रंथ थी, जो कि वेदों का गद्य रूप में सारांश होता था। ठीक है, समझाने के लिए। इसके अलावा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हर्यक राजवंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए, हर्यक राजवंश की बात करें, सबसे बड़ा राजवंश, उसमें मजबूत भी रहा। तो देखिए, इसमें जो पहला था वो कौन था? बिंबसार। ठीक है, कौन सा था? बिंबसार। बात क्लियर है? तो इसके राजवंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? बिंबसार। इनके पुत्र अजातशत्रु गद्दी पर बैठते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे रिलेट कराते चलते हैं आपको। बिंबसार को क्या कहा जाता था? श्रोणिक या क्षेत्रोजस? तो इसका पहले तो आंसर देख लेते हैं, क्या हो जाएगा? हर्यक वंश के संस्थापक बिंबसार। अब उसी के आगे देख रहे हैं हम लोग, बिंबसार को क्या कहते थे? श्रोणिक या क्षेत्रोजस। बिंबसार के पुत्र को क्या कहते थे? अजातशत्रु को। तो इनके लिए कहा गया है कोणिक। और दूसरा इनके लिए क्या है? पितृहंता। पितृहंता। ठीक है, और इनके बाद कौन आए? उदायन। और मजे की बात है, उदायन ने भी अपने पिता की हत्या करके ही गद्दी प्राप्त की। ठीक है, और उदायन के बारे में क्या इंपॉर्टेंट चीज जानने वाली है कि इन्होंने अपनी राजधानी राजगृह से कहाँ कर ली? पाटिल पुत्र। ठीक है, पाटिल ग्राम या पाटिल पुत्र। ये बात क्लियर हो गई।
तो देखिए एक ही पॉइंट से आपको पूरा हर्यक वंश मैंने आपको समझा दिया है। देखिए जब भी शॉर्टकट नोट्स बनाइए तो इस तरीके से बनाइए, तो आपको सिर्फ एक बार देखेंगे और आपको सब कुछ याद आ जाएगा। तो बात करते हैं हम लोग किसकी, अजातशत्रु की हो गई, बिंबिसार की हो गई, बाकी बिंदुसार और काला अशोक बाद में आएंगे। ठीक है, अब देखिए हड़प्पा के सिंधु स्थल के बाद किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया? तो देखिए पहले नाम तो सिंधु सभ्यता था, ठीक है। अब इस सभ्यता को नाम दिया गया क्या, हड़प्पा सभ्यता। तो कौन वो महान इतिहासकार थे जिन्होंने इसे नाम हड़प्पा सभ्यता दिया? सर एम व्हीलर, डॉक्टर SR राव, रंगनाथन राव, सर जॉन मार्शल, डॉक्टर संखालिया। तो इसका सही आंसर क्या है आपका, सर जॉन मार्शल। इन्होंने सिंधु सभ्यता को क्या नाम दिया था, हड़प्पा सभ्यता। इसके अलावा प्रोफेसर जो हैं डॉक्टर संखालिया, इन्होंने क्या है, नवदा टोली का उत्खनन कराया था, नवदा टोली का उत्खनन। तो देखिए नवदा टोली कब है, किस काल में रही है नवदा टोली? तो नवदा टोली रही है ताम्रपाषाण काल में, चालकोलिथिक एरा में, ताम्रपाषाण काल में। अब देखिए हम लोग बात करते हैं नवदा टोली किस संस्कृति का हिस्सा थी, तो ये आप लोग कमेंट में बताइएगा, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। रंगनाथ राव, ठीक है, किसकी किसकी खोज की है रंगनाथ राव ने? लोथल की और रंगपुर की। लोथल किस नदी के किनारे बसा है? तो लोगों ने भोग लगाया यानी भोगवा नदी। और रंगपुर क्या है, क्या नदी सही है, इसे एक बार मैच कर लीजिएगा। अब किस वैदिक संहिता में भारतीय संगीत है? तो यानी इसको क्वेश्चन को ऐसे ही पूछा जाता है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? का जनक कौन सा वेद है? साम वेद। क्यों? क्योंकि साम का अर्थ है गान, ठीक है। इसे जो गान करते थे उन्हें क्या कहते थे, उद्गाता। इसमें कुल 1549 ऋचाएं हैं। इतनी बात आपको क्लियर है? इसमें तीन ही चीज इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात कर लें ऋग्वेद की। तो ऋग्वेद में कितनी, 1028 सूक्त टोटल, जिसमें 11 क्या थी, 11 क्या थी, देखिए नीचे लिख देते हैं, 11 बाल खिल्य सूक्त और 8 अष्टक, 10 मंडल और 1028 क्या थे, सूक्त थे। साम वेद का मैंने बता दिया 1549 ऋचाएं, और अथर्ववेद का मैंने बताया था कितने, इससे पहले तो ये देख लीजिए अथर्ववेद को किस नाम से जानते हैं, भेषण वेद नाम से, ठीक है। किस नाम से, भेषण वेद। और इसमें कितने सूक्त हैं, ठीक है, तो 731 सूक्त। थोड़ा सा सिस्टम में एरर आ गया था तो हम लोग यहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए 731 सूक्त, 20 अध्याय और 6000 मंत्र, लगभग 6000, ठीक है, या 5987 कह सकते हैं, ठीक है, लगभग 6000 के आसपास हैं। देखिए ऋग्वेद में मैंने रचाएं नहीं बताई, ऋग्वेद की ऋचाएं कितनी हैं, 10,462। इसे भी क्वेश्चन आता है तो 10,600 लिख देते हैं, अप्रॉक्स में 10,462। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इनमें से किस में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सूर्य देवी गायत्री को संबंधित है? तो सूर्य की पुत्री, इनके लिए क्या वर्ड यूज किया था, सविता, ठीक है, गायत्री की जगह कह सकते हैं सविता। तो किसमें यह है, हमें छांदोग्य उपनिषद, तैत्तिराय ब्राह्मण, ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता। तो देखिए जो गायत्री मंत्र है हमारा लिया गया है कहाँ से, ऋग्वेद संहिता से, ठीक है। अब ये किस मंडल से है इसके, उसकी चर्चा करें तो हम लोग क्या कहेंगे, तीसरे
मंडल से। ये बात क्लियर हो गई। तीसरे मंडल में हमें गायत्री मंत्र मिलता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन से मगध शासक ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र बनाई? तो मैंने अभी पिछली स्लाइड में बताया था कि अजातशत्रु का जो पुत्र था उदयन, उसने अपनी राजधानी क्या की? राजगृह से पाटलिपुत्र बना ली। तो आंसर आपका क्या होगा? उदयन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? क्या वो स्थान हड़प्पा है, कालीबंगा, लोथल या मोहनजोदड़ो? तो देखिए मोहनजोदड़ो में हमें क्या मिला है? घरों में कुएं के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। और मोहनजोदड़ो में क्या मिला है? मेसोपोटामिया सभ्यता की 3 मोहर मिली हैं। ये बात क्लियर? 3 मोहर मिली हैं। हड़प्पा की बात करें, ये तो आप लोगों ने पढ़ा है, अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में किन 2 भारतीयों का मुख्य योगदान था? तो देखिए राखला दास बनर्जी और दयाराम साहनी। 1921 और 1922 ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट सन है। एक में खोजा गया है मोहनजोदड़ो और एक में खोजा गया है हड़प्पा। ठीक है। किसने किसने खोजा? राखला दास बनर्जी ने और दयाराम साहनी ने। इसके अलावा जॉन मार्शल, ईश्वरी प्रसाद, इनका कोई नाम नहीं, ये इतिहासकार थे। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, रंगनाथ राव, इन लोगों ने भविष्य में जो साइट्स खोजी गई हैं शुरुआत की साइट के बाद उनको खोजा है। माधव स्वरूप वत्स तथा बीवी राव, इन्होंने भी बाद की साइटें खोजी। तो स्टार्टिंग की साइट जिन्होंने खोजी किसने? राखला दास बनर्जी और दयाराम साहनी ने। ये बात क्लियर हो गई। तो इनका विशेष योगदान था। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए वाला। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश का शासक था? तो नंद वंश के अंतिम शासक की बात पहले करेंगे, कौन था? घनानंद। प्रथम शासक की बात करेंगे, कौन था? महापद्मनंद। और घनानंद के समय सिकंदर का आक्रमण हुआ था 326 ईसा पूर्व। ये बात क्लियर हो गई। और घनानंद को किसने हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से। और उसके बाद जो है इन्होंने मौर्य वंश की नींव रखी। ये बात क्लियर है। सुंग, गुप्त, कुषाण, इन सब के बारे में हम लोग अभी आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। किस हड़प्पा संस्कृति स्थल से खुदाई में घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई? तो देखिए सुरकोटदा से हमें घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं। बात है क्लियर। तो कांगे डोर क्या है? ये मकरान तट पे है ईरान के पास। और ये क्या है? एक डाक यार्ड है। ठीक है, बंदरगाह जिसे कहते हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? तो हमारा जो मुंडकोपनिषद है यहाँ से सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। इसके अलावा सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? बृहद कारुण्योपनिषद। और प्रतिशाख्य क्या है? सबसे प्राचीनतम। ठीक है, प्रतिशाख्य सबसे प्राचीनतम है। इसके अलावा रामायण की बात करते हैं, इसे किस नाम से जाना जाता है? देखिए चतुर्विंशति सहस्त्र। हो सकता है लिखने में थोड़ी गड़बड़ी हो रही हो, तो इसे आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। संहिता। ठीक है। क्यों कहते हैं ऐसा? लगभग 24,000 श्लोक होने की वजह से। उपनिषद टोटल कितने हैं? 108। प्रमाणिक कितने हैं इसमें से? 12। महाभारत को क्या पहले जय संहिता, जब इसमें 8800 श्लोक थे। उसके बाद इसे क्या कहा गया है? भारत। और बाद में महाभारत। ठीक है। महाभारत कब कहा गया है? जब इसमें 1,00,000 श्लोक थे। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से हमें जानकारी मिलती है? तो अगुत्तर निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है। इनसे
हमें कहाँ की जानकारी मिलती है? जो उस समय वर्तमान में 16 महाजनपद थे, क्योंकि बुद्ध उस समय समकालीन थे उनके, ठीक है। बुद्ध का जन्म लगभग उसी टाइम का है। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में कब परिणित हो गई? ठीक है। तो वर्ण व्यवस्था जो है, क्या पूर्व वैदिक काल में? नहीं, उसमें किस पे आधारित थी? कर्म आधारित थी। 4 भागों में बटी थी, परंतु किस पे थी? कर्म आधारित। परंतु उत्तर वैदिक काल में क्या हो गई? ये जन्म आधारित। ये बात क्लियर है आप लोगों को? चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। सिंधु सभ्यता में शिव का प्रारंभिक स्वरूप है। तो देखिए, सिंधु सभ्यता में शिव का प्रारंभिक स्वरूप योगी, रुद्र, पशुपति या महेश्वर। तो हम लोग देखते हैं, हमें एक सील मिली है, उसमें क्या है? 3 मुख वाले एक योगी, और उनके आसपास क्या है? जानवर। तो जिससे हमें क्या पता चलता है कि ये पशुपति का प्रारंभिक स्वरूप है, ठीक है। ऐसा माना गया है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। निम्नलिखित में किसने उपनिषदों का उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया? ये लाइन कट कर दीजिएगा। किसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया? ठीक है। तो किसने अनुवाद कराया फारसी में? दारा सिकों ने। अब ये दारा सिको भविष्य में आएंगे, तब हम आपको बताएंगे, ठीक है, मिडिवल हिस्ट्री में। उपनिषदों, या देखिए उपनिषदों का दूसरा नाम क्या है? वेदांतों की संख्या कितनी है? 108। तो ये हमारा आंसर सी सही है। ऋग्वेद में सूक्त की संख्या 1011, 1013, 1015, 1017। तो 11 बालखिल सूक्त अगर छोड़ दें, तो देखिए कब आपको छोड़ना है और कब काउंट करना है। तो ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे। अगर इसमें 1028 होता तो ये ऑप्शन आपका नहीं होता। तो इसका मतलब 1028 में अगर 11 निकाल दें तो बाकी आपके कितने बचे? 1017। तो इसका सही आंसर क्या है? 1017, ठीक है। कौन सा आंसर सही है? 1017। तयाना ने वेदों पर अपनी टीका किस भाषा में लिखी? तो क्या आंसर? तेलुगु, तमिल, संस्कृत या पाली? तो इसका सही आंसर है आपका संस्कृत में, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 16 संस्कार में उपनयन संस्कार किस क्रम पर है? तो देखिए, संस्कार की मैंने स्लाइड नहीं डाली थी, केवल उपनयन संस्कार के बारे में पूछा था। तो उसमें केवल ये देख लीजिए कौन से नंबर का संस्कार है? 10वां संस्कार, ठीक है। आप लोगों को पता भी होगा 10वां संस्कार क्या होता है। 13वीं संस्कार भी पता होगा, जो 13वां होता है वो 13वीं संस्कार, ठीक है। अन्नप्राशन, ये सभी एक तरीके के संस्कार हैं जो हिंदू धर्म में, हिंदू रिचुअल में मनाए जाते हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली हम लोगों को? मोहनजोदड़ो से। मैंने आपको इसकी पिक्चर भी दिखाई थी, तो आप लोगों को शायद याद हो। तो कहाँ से मिली हम लोगों को? मोहनजोदड़ो से। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। भीमबेटका में प्राप्त होने वाले शैल चित्र अधिकतर कहाँ बने हुए मिले हैं? तो देखिए, भीमबेटका पहले तो जानेंगे कहाँ जगह है। जैसा कि मैं पहले बता भी चुका हूँ आपको, ये मध्य प्रदेश के भोपाल में, ठीक है, मध्य प्रदेश के भोपाल में है। और इसकी जो है दीवालों पे तथा छत पर हमें पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, तीनों ही कालों के क्या मिलते हैं? चित्र मिलते हैं, ठीक है। किस पे? दीवार और छत पर। अब देखिए, महाभाष्य के लेखक कौन हैं? तो लेखक जो पतंजलि हैं वो समसामयिक हैं किसके? पुष्यमित्र शुंग के। मैंने बताया था आपको, शायद पॉइंट याद हो, पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित। तो ये पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, ठीक है। कौन? पतंजलि। और इनका जो ये महाभाष्य है, इससे हमें क्या है? इससे हमें जानकारी मिलती है शुंग वंश के बारे में। किसके बारे में? शुंग वंश के बारे में। इतनी बात क्लियर है? चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। देश में निम्नलिखित में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और नहीं भी, बट आपको जानना जरूरी है। तो देखिए, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और आजीविका। तो आजीविका किस संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, ये अभी हम लोग आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। अगर आपको जानकारी है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। बाकी बौद्ध धर्म और जैन धर्म क्या है? दोनों ही मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं। तो बचा हुआ कौन है हमारा?
वैदिक धर्म। ठीक है, वैदिक धर्म से ही हम लोगों में मूर्ति पूजा की शुरुआत हुई है। अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन सांख्य दर्शन की। सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया गौतम द्वारा, जैमिनी द्वारा, कपिल द्वारा या पतंजलि द्वारा। तो पतंजलि द्वारा कौन सा दर्शन है? योग दर्शन। करते हैं ना कपालभाति सुबह सुबह बैठ के आप लोग। सांस अंदर लीजिए, सांस छोड़िए, सांस अंदर लीजिए। कभी रुक गई तो आप लोग कपालभाति आराम से किया करके, नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं। अब कपिल द्वारा कौन सा है? सांख्य दर्शन, जो कि इसका सही आंसर भी है। ठीक है, कपिल मुनि कौन से? सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया था। जैमिनी, जैमिनी क्या है? पूर्व मीमांसा। गौतम कौन है? न्याय दर्शन के प्रतिपादक। ये क्वेश्चन कई बार उठता है, न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है? गौतम ऋषि। बाकी पतंजलि से, कपिल से आता है। जैमिनी वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बादरायण है, वो किसके प्रतिपादक हैं? बादरायण उत्तर मीमांसा। इतनी सी बात क्लियर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। युग्म समाधान का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? युग्म समाधान मतलब दो राशि एक साथ, तो वो कहाँ पे है? लोथल में। ठीक है, वो साइट कहाँ से? लोथल में। अच्छा, इसमें से एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर 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 आंसर दीजिएगा। ठीक है, जब वीडियो देखिएगा तो इस क्वेश्चन को याद करके पहले कमेंट में आंसर दीजिएगा, फिर कंटिन्यू करिएगा कि कहाँ से हमें समाधि के, कहाँ से पूर्ण समाधान, ठीक है, और कहाँ से आंशिक समाधान के साक्ष्य मिले हैं। हिंट के तौर पे बता देता हूँ, इन, इस और इन तीनों स्थानों में एक एक स्थान है। कौन स्थान किससे मैच करता है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो देखिए, इसका क्वेश्चन मैंने आपको पहली फर्स्ट डे में बताया था। इतिहास का पिता किसे कहते हैं? हेरोडोटस। हेरोडोटस को क्यों कहते हैं, कैसे कहते हैं, क्या सारी चीज़ें मैं एक अलग क्लास में डिस्कस करूंगा, जब मैं इतिहास के बारे में वर्णन करूंगा। किसके बारे में? इतिहास में इतिहासकारों के बारे में, या यात्रावृत ट्रैवलर जो थे, जैसे फायान, हेनसांग और जितने भी इतिहासकार भारत आए या जिनको जानकारी थी, उनके बारे में मैं जब विवरण दूंगा तो उसमें हेरोडोटस का नाम आएगा। अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई है? 1921 में। ठीक है, और 1922 में किसकी हुई है? मोहनजोदड़ो। अब ये तो आप लोग बताइएगा, पीछे मैंने पूछा था, सही है गलत है? ठीक है, अभी मैंने आपसे पीछे पूछा था, तो आप लोग बताइएगा। अब देखिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग या धर्मचक्र प्रवर्तन? तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता के बारे में मैंने बताया था, ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य युगीन सभ्यता। इन्हें लोहे की जानकारी नहीं थी, लोहे की जानकारी नहीं थी। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। सिंध सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया। तो अभी सेकंड या थर्ड नंबर का क्वेश्चन था, उसमें अन्नागार और स्नानागार की बात हुई थी। तो कहाँ से मिले थे? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, इनकी मैंने आपको पीछे क्या है मेजरमेंट भी बताई है, तो आपका सही आंसर क्या है? मोहनजोदड़ो। चलिए अगले स्लाइड पर चलते हैं। हड़प्पा कालीन मोहरें अधिकांशतः बनी हैं। तो हड़प्पा कालीन मोहरें किससे बनी है? सेल खड़ी धातु से। ठीक है, स्टेयर लाइट से। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता भी है। अगला क्वेश्चन है आर्य संभवतः आए। तो मैक्स मूलर का सिद्धांत क्या है कि आर्य कहाँ से आए? मध्य एशिया से। और कहाँ आकर बस गए? पंजाब व अफगानिस्तान में। ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को? इन्हीं के नाम पे क्या है, इस सभ्यता का नाम आर्य सभ्यता भी कहा गया और इस देश का नाम आर्यवर्त पड़ा। बात क्लियर है? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता है? तो अभी मैंने आपको बताया था पिछले स्लाइड में कि अजातशत्रु के लिए कुड़िक वर्ड यूज किया जाता है, या पितृहंता भी वर्ड यूज किया जाता है। और इनके पिता बिंबसार के लिए श्रोणिक या क्षेत्रोजस। ये बात क्लियर हुई? चलिए हम लोग नेक्स्ट। और उदिन के बारे में क्या बताया था? इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ से बनाई? राजगृह से
पाटिल पुत्र, राजगृह से पाटिल पुत्र। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक मैंने भी बताया था कौन था, महापद्म नंद। ठीक है, बाकी घनानंद कौन थे? इस शासक, अंतिम शासक थे। ये बात क्लियर है? चलिए, किसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीत हुई? तो प्रथम बौद्ध संगीत हुई है अजातशत्रु के शासनकाल में, और द्वितीय की बात करें तो कालाशोक। देखिए, फर्स्ट कालाशोक के में सेकंड, फिर अशोक के में थर्ड, और चौथी कहाँ हुई है? कनिष्क के टाइम में। कनिष्क के बारे में भी बताएंगे, अशोक के बारे में बताएंगे, सारी चीज़ें भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास कहाँ से चालू करेंगे? मौर्य वंश से। कहाँ से? मौर्य वंश से। तो देखिए, आज की स्लाइड में जितने भी ये 40 क्वेश्चन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इस क्विज को 1 से 2 बार जरूर देखिए, क्वेश्चंस को रिवीजन के तौर पे भी देखिए, पढ़ने के तौर पे देखिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, हो सकता हो थोड़ा इधर उधर, वो भी नोट से बाहर नहीं जाएंगे, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो नोट से बाहर जाए। और रही बात है, देखिए अभी तक जितना था ये थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि जैसा कि धीमे धीमे बदल रहा है पैटर्न एग्जाम्स का, तो ये चीज़ें अब उतना मार्जिन नहीं देती एग्ज़ाम में। अब इस समय एग्ज़ाम में जो है आपका कौन मार्जिन दे रहा है? मॉडर्न हिस्ट्री। देखिए, मेरा काम क्या है? आपको कंप्लीट स्टडी कराना, ठीक? तो इसलिए मैंने इस टॉपिक को छोड़ना उचित नहीं समझा, ये तो पढ़ाना ही पढ़ाना है। तो पर ज़्यादा पॉइंट क्या है, देखिए अब अगर मैं तुलना करूँ मॉडर्न हिस्ट्री की, मिडिवल हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री, ठीक है, तो अगर हम लोग तुलना कर रहे हैं तो इस तरीके से देख सकते हैं, अगर 25% आ रहा है मॉडर्न हिस्ट्री से, 30% आएगा मिडिवल से, 30 से 35% तक कह सकते हैं इसे, और इसे 50 से 60 भी मान लीजिए, ठीक है। तो बचा आपका कितना है? अगर मान लीजिए 50-30 मान लेते तो 20% मैक्सिमम और 5% मिनिमम। तो 5 से 20% बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं देगा, ठीक है। पर अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो पूरा पढ़िए, और एक एक क्वेश्चन आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक क्वेश्चन इक्वल टू 2 नंबर्स। जब कंपटीशन होता है तो एक नंबर से क्या है, आप लोगों की रैंक रुक जाती है, लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है, लोगों की कट ऑफ रुक जाती है। कई लोग आप लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें देख रहे होंगे, आप लोगों की 1 नंबर से 2 नंबर से कट ऑफ रुक जाती है। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि कभी मेरी कट ऑफ रुकी हो, या तो रुकी है तो ज़्यादा नंबर की वजह से, क्योंकि जब मुझे खुद भी जीके की नॉलेज नहीं थी तो मेरे साथ ये दिक्कत हुई। मैंने उसको कैसे बढ़ाया है वो सारी नॉलेज मैं आपके साथ धीमे धीमे शेयर करूँगा। मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग भी जल्दी से जल्दी सिलेक्शन पाएँ। जो ये 1 नंबर 2 नंबर का फासला है, उसको कैसे मिटाना है वो हम लोग धीरे धीरे स्ट्रेटजी के साथ बताते चलेंगे। बस आपको करना क्या है, इन वीडियो को फॉलो करें, जितने भी लेक्चर में जो भी पीपीटी बन रही है, इसको नोट्स को उतारते जाएं अपनी कॉपी पे। क्या है, लिखने से याद होता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके रख लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको क्या करना है, आपको जितने भी लेक्चर्स की पीपीटी है सबको नोट्स, हैंड नोट्स बनाएं, उसको रिवाइज करें 1 से 2 बार, और उसके अलावा क्विज़ देना बिल्कुल भी ना भूलें। क्विज़ देने से क्या है, एक तो कॉन्फिडेंस जनरेट होता है आपके अंदर। अब ये क्वेश्चन जिसके जितने ज़्यादा सही हुए होंगे उसको उतना ही अच्छा लगा होगा, उसकी तैयारी अच्छी चल रही है और वो एग्ज़ाम में भी अच्छा करेगा। तो आप लोगों को क्या करना है, क्विज़ दीजिए, नोट्स बनाइए, और वीडियोस को जो है अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको अभी तक इस चैनल के बारे में नहीं पता है, उन तक ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच जाए, ठीक है। तो आई होप आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किए होंगे। अगर अभी तक नहीं किए हैं तो नीचे जाकर रेड बटन पर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस क्लास।